रिश्ते बनाने के लिए बस एक पल चाहिए। रिश्ते बनाने के लिए बस एक पल चाहिए, पर निभाना उसे तो दिल चाहिए। खेलता तो सागर भी है लहरों से पर, खेलता तो सागर भी है लहरों से पर, थामना हो लहरों को तो सागर को भी साहिल चाहिए। वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल दक्ष ट्रेडर पे। दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज तक आप मुझे जानते थे पर पहचानते नहीं थे। बट आज आप मुझे जानते भी हैं और अब आप मुझे पहचानते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दक्ष। ये मेरा असली नाम नहीं है, ये मेरे लड़के का नाम है। पर मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल पे मुझे दक्ष भाई के नाम से ही जाने, तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं इस चैनल पे आज आपके सामने आया हूँ इस वादे के साथ कि जो रिश्ता हमने पिछले 1 साल में आपके साथ बनाया है, उसे हम पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से हमेशा निभाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार और आपका साथ मुझे हमेशा इस तरह मिलता रहेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और साथ में कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ। और मैं कोई फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, ना ट्रेडिंग मेरा कोई फुल टाइम प्रोफेशन है। ये सिर्फ मेरा एक पसंदगी की बात है, ये मेरा एक पैशन है। और मैं सिर्फ इस चैनल को चालू करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ आता है तो आपको उसको शेयर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं जैसे कहा कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, ना ही मेरा किसी इक्विटी फर्म से, ना ही किसी ब्रोकर से कोई भी संबंध है। ये इस पूरा चैनल मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज से चालू किया है और इसमें सारे व्यूज़ जो मैं देता हूँ वो मेरे निजी व्यूज़ हैं। और आपको इसमें कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशंस नहीं है। आप जो भी करें अपनी सोच और समझदारी के साथ करें, लेकिन अगर हमारी एडवाइस आपके काम आएगी तो हमें निश्चित तौर पे खुशी होगी। दोस्तों, आज जब हम ये चैनल पे आपके सामने जब मैं हूँ तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ 2 चीज़ों के बारे में बेसिकली, कि ये मार्केट जो आज 14,000 के लेवल पे है, 14,050 का ही बनाया जो मार्केट ने, तो ये मार्केट इतना क्यों भागा और क्या ये तेज़ी अब जारी रहने वाली है। इन दोनों विषयों पे जो मेरे व्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, इस चैनल पे मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काफ़ी कुछ नए वीडियोस इसके अंदर लाना चाहता हूँ। और आपको आने वाले वक्त में बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस जो ना सिर्फ आपको ज्ञान देंगे, मैं आपको थ्योरेटिकल बातें तो बताऊँगा ही, बट मैं आपको उसका जिस्ट भी बताऊँगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी उन चीज़ों का समझ आए जो एक्चुअल में ट्रेडिंग में काम आते हैं। क्योंकि जब आप ज्ञान के जंजाल में फंस जाते हैं तो इतने तरीके हैं, इतने फंडे हैं, इतनी टेक्निक्स हैं कि क्या काम का है वो समझ नहीं आता। और हम सब कुछ जानने के बाद भी कंफ्यूज ही रहते हैं और लॉस ही करते हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आप सब कुछ जानें, बट क्या काम का है, क्या आपको ट्रेडिंग में एक्चुअल में काम आएगा, उस पर ही फोकस करें। और मैं ट्रेडर्स के साथ साथ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे लगेगा कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो मैं वो डेफिनेटली शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन हमें बताइए कि क्या चीज़ आपको ना पसंद आई, ताकि हम आगे इम्प्रूव कर पाएँ। उसके अलावा आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 1000 को क्रॉस कर जाएंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे चैनल में जुड़ जाएंगे, जिससे कि हम आपको बेटर प्रेजेंटेशंस और बेटर फैसिलिटीज़ दे पाएंगे। जिसमें से एक लाइव ट्रेडिंग भी है, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं हर थर्सडे को एक्सपायरी व्यू देने का, जो ट्रेडर्स के रियल में बहुत काम आ सकता है। लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू उसको शेयर करूँ, ताकि वो बहुत क्विक हो। क्योंकि ट्रेडिंग के वक्त आपका व्यूज़ बहुत जल्दी चेंज होता है और उस समय बहुत ज़रूरी है कि टाइमली आप उसको देख के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएँ और एक्सपायरी डेट। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैनल के आज के वीडियो को। तो दोस्तों, आपने देखा कि निफ्टी 7,500 से भाग के 14,000 हो गया। और ईमानदारी से कहता हूँ कि 11,500 के बाद की तेज़ी मैंने खुद ने भी उम्मीद नहीं की थी। मैंने मैक्सिमम माना था कि मार्केट 11,500, और अगर लास्ट कैप जो मार्केट में था, अगर आप मार्केट में निफ्टी में लास्ट कैप की बात करें तो लास्ट कैप हमारा
तकरीबन 12,080 के आसपास था। उसके बाद मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इतना तेज़ी से भागेगा, लेकिन मार्केट सुप्रीम है और मार्केट 14,000 के आसपास पिछले 2 महीने में 12,000 से 14,000 आ गया और मैक्सिमम लोग इसको कैच नहीं कर पाए हैं। कम से कम मैं तो नहीं कर पाया और ये बात मैं ईमानदारी से आपको कहता हूँ। लेकिन दोस्तों, हमें ये जरूरी समझना चाहिए कि ये ऐसा इतनी बड़ी तेज़ी मार्केट में आई क्यों है, क्योंकि दोस्तों हम इसको पहले प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, लेकिन अब जब ये हो चुका है तो ये अच्छा रहेगा कि हम इसको समझें। हालांकि इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो पहले भी शेयर किया है, बट मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि मैं उसको रिवाइज करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो समझना हर किसी के लिए बहुत काम की चीज़ है। सबसे पहले दोस्तों, उसके 3 मेन कारण जिसकी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वहाँ पे बहुत सारे वजह बताई जा सकती है, बट मैं सिर्फ 3 वजहों की बात करने वाला हूँ। उसमें से पहली जो वजह थी जिसकी वजह से मार्केट भागा, वो था सेंटीमेंट। दोस्तों, क्योंकि सेंटीमेंट जो था वो 11,000 7,500 पे एकदम नेगेटिव हो गया था और लोगों को लग रहा था कि बस दुनिया ख़त्म हो गई, मार्केट ख़त्म हो गया। और इस वजह से लोग बागों ने हर तेज़ी में माल को बेचा और निफ्टी को शॉर्ट किया। और इसी वजह से मार्केट कभी शॉर्टर्स को, कभी भी किसी भी पोजिशनल ट्रेडर को कमा के नहीं देता और मार्केट कभी भी ब्रॉड सेंटीमेंट के साथ नहीं जाता। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता गया, लोग या तो बेचते गए और शॉर्ट करते गए, और इसलिए मार्केट ऊपर ही जाता रहा। तो सेंटीमेंट प्लेज अ मेजर रोल। आगे आने वाले कई सारे वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि एज ए ट्रेडर सक्सेसफुल होने के या एज ए ट्रेडर सक्सेसफुल होने के आपको क्या चीज़ों का मेजरली ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और काम के वीडियोस जिसमें हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी काम की मिलेगी। तो दोस्तों, पहला पॉइंट था सेंटीमेंट का। लेकिन ये सबको पता है कि सेंटीमेंट लोगों का 7,500 के आसपास नेगेटिव था, और जब मार्केट 9,000 9,500 आया तो बहुत सारे एनालिस्ट ने बोला कि मार्केट अभी वापस नीचे आएगा और बेच दो। और लोगों ने बेचना चालू रखा और काफ़ी सारे लोगों ने बेचा, और मार्केट ने उन सबके सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट वापस प्रूव किया कि मार्केट इज़ सुप्रीम। दूसरा सबसे मेजर रीज़न था सर दोस्तों, होता है लिक्विडिटी का। आपको पता है कि मार्केट में अनाप शनाप लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की गई है और इसकी वजह से मार्केट एकदम आसमान छू गया। और वो लिक्विडिटी का आपको पूरे दिन टीवी एनालिस्ट बताते रहते हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने हाल ही के दिनों में जानी है, मैंने सुब्रमण्य स्वामी का एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि ये सारी लिक्विडिटी का मेजर पार्ट एक छोटे से आइलैंड से आया है हिंदुस्तान में थ्रू PI नोट्स। और वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये सारी तेज़ी जो है वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी हद तक मैनिपुलेटेड और इन्फ्यूज्ड की गई भी है। लेकिन इसका एक फंडामेंटल रीज़न भी था दोस्तों जिसकी वजह से मार्केट भागा, और वो मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से समझें, क्योंकि वो आपको हमेशा काम आएगा जब भी आप कोई चीज़ को एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हुआ क्या कि कोविड ने, इवन मैं आपको लास्ट 6 साल की कहानी सुनाता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 3 बड़े इवेंट हुए हैं हिंदुस्तान की इकोनॉमी में। वो तीनों इवेंट क्या हुए हैं? नोटबंदी, दूसरा इवेंट हुआ GST इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा बड़ा इवेंट हुआ कोविड। दोस्तों, इन तीनों का एक कॉमन फैक्टर था। इन तीनों इवेंट्स ने इनफॉर्मल इकोनॉमी को किल कर दिया, छोटे व्यापारी को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ख़त्म किया। नोटबंदी से भी सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे और मध्यम व्यापारी को हुआ और काफ़ी सारे वापस खड़े ही नहीं हो पाए। उसके बाद आया GST का भी सेम इम्पैक्ट था। काफ़ी सारे छोटे दुकानदार, छोटे उद्योग GST की कॉम्प्लिकेशन में उलझ गए, तो वो भले ख़त्म ना हुए हों बट उसका बिजनेस बहुत हद तक इम्पैक्ट हुआ और वो उलझ गए। और काफ़ी सारे व्यापारी जो टैक्स बचा के ही कंपटीशन में सर्वाइव करते थे, मैं टैक्स बचाने को सही नहीं कह रहा हूँ, बट ये कड़वा सत्य है कि कुछ व्यापारी तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब वो टैक्स ना पे करें, अदरवाइज़ वो इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं है, बिकॉज वो उस स्केल पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते जिसमें बड़े बड़े लोग कर पाते हैं। वो टाटा, अदानी, अंबानी के लेवल को कॉस्ट पे कम्पीट नहीं कर सकते। तो उनको कम्पीट करने का एक ही तरीका होता है कि जो डिफरेंस है कॉस्ट का वो टैक्स में बचा लेते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ टाटा के मॉल में बिक रही है तो क्या होगा,
उस पर वो टैक्स पे करेंगे। 100 रुपये की चीज़ 120 में मिलेगी। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं जो टैक्स पे नहीं करते, उनकी कॉस्ट हो सकता है 110 रुपये हो, तो वो 100 रुपये में तो बेचेंगे तो मर जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वो 110 115 में बेच के 5 रुपये प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन टैक्स पे नहीं करेंगे। नतीजा क्या होगा, वो सर्वाइव कर जाएंगे। पर जीएसटी के बाद उनका ये टैक्स इवेजन आसान नहीं रहा। उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो कॉस्ट थी वो 110 रुपये थी, तो डेफिनेटली वो सर्वाइव नहीं कर पाए और वो कॉस्ट बेनिफिट में ख़त्म हो गए, पिछड़ गए और वापस खड़े नहीं हुए। और उसके बाद आया कोविड, और कोविड ने तो आपको पता है कि सारे इनफॉर्मल सेक्टर को तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है दोस्तों। तो और वो शायद कभी जल्दी से खड़े हो पाएंगे, ऐसा दिखता नहीं है दोस्तों। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोविड से पहले आपको बाल कटाना होता तो आप क्या करते थे, किसी भी नाई की दुकान पे जाते थे, अच्छे सैलून में जाते थे। बट अब में से बहुत लोग अर्बन क्लब को शायद यूज़ नहीं करते होंगे। बट कोविड के बाद अगर आपको बाल कटवाना हो तो आप सोचोगे अर्बन क्लब से कटवा लेते हैं यार, वो सैनिटाइज होके आता है, वहाँ पे सेफ्टी है। नतीजा क्या हुआ, जो बिजनेस अभी तक इनफॉर्मल सेक्टर के पास था, नाई की एक छोटी सी दुकान के पास था, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर अर्बन क्लब जैसी कंपनी के पास शिफ्ट हो गया। कोविड के पहले अगर आपको भूख लगी थी, आपको खाना खाना है, आपको ऑर्डर करना है, आप सोचोगे किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दो, किसी भी ढाबे से आप ऑर्डर कर दो। बट कोविड के बाद अगर आपको करना है तो आप सोचोगे जोमेटो पे कर दो, स्विगी पे कर दो, ताकि सैनिटाइज रहे, सेफ रहे। नतीजा फिर वही, जो चीज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास, जो बिजनेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास था, वो शिफ्ट हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास। कोविड के पहले अगर आपको घर में पेंट करवाना है तो शायद आप कोई भी कंपनी का पेंट करवा लेते, डिपेंडिंग उसकी कॉस्ट क्या है और क्वालिटी क्या है। बट कोविड के बाद अगर आप पेंट करवाओगे तो आपके दिमाग में आएगा एंड कि एशियन पेंट्स का एंटीवायरस पेंट करवाते हैं। अब एंटीवायरस पेंट, एंटीबैक्टीरियल पेंट, ये सब छोटी कंपनी से इमीडिएटली नहीं ला पाती और वो इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाती। और अगर वो ले भी आएंगे प्रोडक्ट तो आपको उस पर ट्रस्ट नहीं आएगा। नतीजा क्या होगा, जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर का बिजनेस था, वो बिजनेस शिफ्ट हो गया फिर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ। तो दोस्तों हुआ क्या कि कोविड, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से बहुत सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर ख़त्म हुआ, लेकिन डिमांड ख़त्म नहीं हुई। वो डिमांड को पूरा किया ऑर्गेनाइज सेक्टर ने। और जो शेयर मार्केट है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी कंपनीज शेयर मार्केट में है जिसकी वजह से निफ्टी या सेंसेक्स चलता है, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर है। वहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन 0 है। तो क्या हुआ दोस्तों कि इंडिया की पूरी इकोनॉमी भले ही नीचे गई, जीडीपी भले ही नीचे गई, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर को लॉन्ग टर्म में और इमीडिएट फ़ायदा हुआ, जो कि बड़े बड़े खिलाड़ियों ने पकड़ा और उनको फ्यूचर वैल्यूएशंस देना स्टार्ट किया। नतीजा ये निकला कि सेंटीमेंट, लिक्विडिटी और ऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर के इस बड़े शिफ्ट ने मार्केट में तूफानी तेजी लेके आ गई। तो ये 3 ब्रॉड रीज़न है, जिसमें से तीसरा रीज़न बहुत समझने का है। अगर आपको समझ आया होगा तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में फंडामेंटल में हम क्या चीज़ मिस कर जाते हैं, जो हम समझ नहीं पाते और वो समझ आता है कुछ टाइम के बाद। लेकिन जो भी समझ आए उसको याद रखिए, ताकि अगली बार जब कुछ ऐसा हो तो आप उस बेनिफिट को अवेल कर पाएँ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अब के मार्केट आउटलुक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको सामने 8-9 पॉइंट रखना चाहता हूँ जो आप बहुत शांति से समझिए। ये आपको शायद बहुत बेनिफिट देंगे। इसमें फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का मैंने समावेश किया है। तो दोस्तों अभी मार्केट 14,050 के आसपास है और मेरा ऐसा फीलिंग है कि मार्केट नेगेटिव टॉप है या मार्केट ऑलरेडी टॉप कर चुका है। और दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि 38 के पीई पे निफ्टी के अगर यहाँ से 5-10% की तेज़ी रह भी गई है, अगर मान लो 15,000 का निफ्टी आना भी है, मुझे लगता नहीं वो आएगा, बट अगर वो आना भी है तो भी मैं मानता हूँ कि इस प्राइस में रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक रुपया बन गया है और इससे दूर रहना ही बेनिफिट होगा। अदरवाइज आप अपनी सारी अर्निंग्स खराब कर दोगे, क्योंकि 7,500 से लेके 12,000 तक तो आप बेच ही रहे थे, लेकिन 12,000 के बाद लोगों ने बाइंग चालू कर दी। तो अभी वो बेनिफिट में बैठे हैं, लेकिन आगे जाके ये बेनिफिट उनको रहेगा या नहीं रहेगा। 38 के पी पे इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट
इन इक्विटीज़ फर्दर मोर। सो आई दिस इज़ माई व्यू कि अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है तो आपको उसका मेजर चंक निकाल लेना चाहिए, और जिस शेयर्स पे आपको फंडामेंटली या कोई स्पेसिफिक स्टोरी के डेवलपमेंट की वजह से ट्रस्ट है या उस वजह से आपने रखा है उसको रखिए। बाकी इक्विटीज़ से आप स्लोली स्लोली क्विट कर जाए तो बेहतर रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, उसके पीछे मैं आपको मेरे व्यूज़ और लॉजिक्स भी देता हूँ। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट अपने फंडामेंटल बेस से बहुत दूर जा चुका है और अल्टीमेटली वो अपने औकात पे वापस आएगा, और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे करेक्शन की उम्मीद मार्केट में है। मुझे लगता है कि जनवरी से लेके जून तक में मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आएगा। मैं कोई लेवल देख के अभी सेंसेशन क्रिएट नहीं करना चाहता, बट शायद वो करेक्शन आपकी सोच से काफ़ी आगे का होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं बताता हूँ अब इसके पीछे, मेरी बात के पीछे का रीज़न। तो पहला रीज़न है दोस्तों डाइवर्जन। मैं अभी टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, अभी हम सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहे हैं। पहले पॉइंट में निफ्टी के अगर आप डेली चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो पहली बार निफ्टी ने डाइवर्जन शो किया है। वो डाइवर्जन मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आप उसको समझ पाएँ। सो दोस्तों पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट की तरफ। सो दोस्तों ये मैं निफ्टी का चार्ट पे जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। सो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट, और दोस्तों ये देखिए, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन में खींची हुई है और निफ्टी उस ट्रेंड लाइन के नियर टू टॉप पे ही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये हम निफ्टी के नियर टू टॉप पे हैं। उसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये डाइवर्जन। अगर आप इसको देख पाएँ, जो ये अगर आप RSI जो मैंने नीचे प्लॉट किया हुआ है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक मिनट दोस्तों, तो ये जो आपको डाइवर्जन दिख रहा है दोस्तों RSI में, यहाँ पे ये इसका कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, रुकिए। ये जो डाइवर्जन निफ्टी में दिखा है, जबकि निफ्टी ने ऊपर बनाया है ऊंचाई की तरफ, लेकिन RSI गया है नीचे की तरफ। ये जो आपने देखा है दोस्तों, ये हुआ है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो इसको जरूर आप ध्यान में रखिए। निफ्टी के डेली चार्ट पे एक क्लियर डाइवर्जन है, और निफ्टी की जो एक डेली चार्ट है उसमें वो एक ट्रेंड लाइन के नियर टू टॉप पे है, और निफ्टी ने लास्ट 2 दिनों में डोजी क्रिएट किया है दोस्तों। 2-3 डोजी निफ्टी ने क्रिएट किया है। ये एक मुझे साइन लगता है कि शायद निफ्टी टेक्निकली एग्जॉस्ट हो रहा है। निफ्टी के वॉल्यूम्स भी ड्रॉप ही हुए हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि मार्केट टेक्निकली भी अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल दे रहा है दोस्तों, और इसको इग्नोर करना इस लेवल पे शायद समझदारी की बात ना हो। उसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने ग्रुप में शेयर की थी, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कि वो मैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शंस में दोस्तों एक बहुत अमेजिंग सा मोमेंट हुआ है 29 दिसंबर और 30 दिसंबर के दिन। दोस्तों मैं आपको उसमें दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। सो दोस्तों अगर आप देखेंगे, यस, मैं जाता हूँ स्टॉक एज ऐप पे। ये ऐप अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऐप बहुत अच्छी ऐप है ट्रेडर्स के लिए और इवन इन्वेस्टर्स के लिए, और इस ऐप को आपको डेफिनेटली डाउनलोड करके रखना चाहिए। इस ऐप का नाम है स्टॉक एज ऐप। इसमें अगर दोस्तों आप जाके देखोगे तो इसमें आप जब निफ्टी के ऑप्शंस में जाओगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। निफ्टी के ऑप्शंस में दोस्तों 29 दिसंबर और 28 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ है जो अनयूजुअल है। क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसमें देखेंगे दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, तो इसके निफ्टी के ऑप्शंस में क्या हो रहा है, एक मिनट दोस्तों। अगर आप देखेंगे दोस्तों कि इसका अगर 25 मार्च का निफ्टी के ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, तो आप एक बहुत अनयूजुअल चीज़ नोटिस कीजिएगा
कि निफ्टी के मार्च के ऑप्शंस में, कॉल ऑप्शंस में, ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है दोस्तों, ये है कुछ 4,58,000 कॉन्टैक्ट 8,500 के कॉल पे। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है कि 4 लाख क्वांटिटी 8,500 के कॉल पे मार्च में खड़ी हुई है। मैं समझ सकता हूँ, इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है, लेकिन इस 4,58,000 की क्वांटिटी में से लगभग 4 लाख की क्वांटिटी एक ही दिन में ट्रेड हुई है दोस्तों, और उसकी कीमत थी लगभग 220 करोड़। 220 करोड़ का कॉल किसी ने खरीदा और बेचा है एक ही दिन में, 29 दिसंबर के दिन, मार्च के डेट में। तो दोस्तों अगर मैं बोलूँ कि कोई कॉल लेटर 220 करोड़ का 8,500 का कॉल क्यों बेचेगा, मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना है कि वो ये मानता है कि मार्च में निफ्टी में अच्छा खासा करेक्शन आएगा और उसने जो प्रीमियम कमाया है वो उसको फ्री में, फोकट में घर पे लेके जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इतनी बड़ी क्वांटिटी इतने नीचे के लेवल में एक ही दिन में क्रिएट होना एक साइन जरूर है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ये तो हो गया टेक्निकल 2 रीज़न जो मुझे मोटा मोटा लगा, छोटे से रीजन थे, मैंने आपको शेयर किए, क्योंकि संकेत मुझे जो दिख रहा है मैं आपको ईमानदारी से वो बता रहा हूँ, और मैं सही हो सकता हूँ, गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से जो मुझे दिखेगा मैं आपको शेयर करूँगा, शायद वो आपके काम आए। अभी दोस्तों बात करते हैं कि मार्केट क्यों गिर सकता है। मार्केट इसलिए गिर सकता है दोस्तों क्योंकि मार्केट में अभी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ जितनी भी थी वो सब आ चुकी हैं। वैक्सीन कोविड की आ गई है, पैकेज यूएस का आ गया है, यूएस के इलेक्शंस हो गए हैं, तो अभी मार्केट में नेक्स्ट ट्रिगर नहीं है। मार्केट में नेक्स्ट ट्रिगर क्या है, वो है बजट। दोस्तों अगर आप ध्यान से समझोगे तो अभी गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कंडीशंस आर नॉट गुड। गवर्नमेंट को पैसे की बहुत ज़रूरत है और इसलिए वो अपने सारे उपक्रमों को एक एक करके बेच के, डिसइन्वेस्ट करके पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ने आरबीआई से भी पैसा लिया, कोविड की वजह से इकोनॉमी वैसे ही ध्वस्त हो गई है, तो गवर्नमेंट के पास फिजिकल स्टिमुलस देने के लिए भी अभी पैसे नहीं है। पेट्रोल और डीजल पे ऑलरेडी बहुत टैक्स है, और जिस तरह से क्रूड ऊपर इंच अप कर रहा है, अभी $51 को क्रॉस कर गया है, तो उस पर और टैक्स लगाना भी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट में गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई टैक्सेस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और जिस तरह से अभी इक्विटी मार्केट बॉयंट है तो हो सकता है कि इक्विटीज़ पे कोई नया टैक्स आ जाए। डेफिनेटली कोई फ़ायदा तो इक्विटीज़ को मिलेगा, ऐसी तो कोई उम्मीद करना ना समझी ही होगी, क्योंकि इस फाइनेंशियल स्ट्रेस में इक्विटी शेयर होल्डर के लिए गवर्नमेंट कोई उपहार तो देने वाली है नहीं, लेकिन वो कोई झटका जरूर दे सकती है। हो सकता है कि एलटीसी की रेट्स को बढ़ा दिया जाए, या हो सकता है कोई नया टैक्स भी इक्विटी मार्केट पे आ जाए। ये मेरा सिर्फ एक व्यू पॉइंट है, क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों कि बजट में कोई नया टैक्स आ सकता है, सीइंग द रियल फिजिकल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यूएस और ईरान के बीच में भी टेंशन काफ़ी फ्लेयर अप हो चुका है। वहाँ पे पहले सुलेमानी की हत्या हुई, और फिर वहाँ पे परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के बाद यूएस, इजराइल और ईरान में कंडीशंस अच्छी नहीं है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि इनके बीच में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि मार्केट जब भी कोई बड़ा क्रैश देगा तो उसको कोई ना कोई रीज़न चाहिए, और दिस कुड बी अ रीज़न। उसके अलावा दोस्तों इंडिया चाइना के बीच में भी जो टेंशन्स पिछले 1 साल से चल रही है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही हैं, और पिछले दिनों रक्षा मंत्री तक ने ये बयान दिया है कि स्थिति तनावपूर्ण है। वायुसेना अध्यक्ष ने कहा है कि चाइना ने बॉर्डर पे मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, तोप, रडार सब इंस्टॉल किए हैं, और हमने भी उनको काउंटर करने के लिए बहुत सारा एम्यूनेशन, फोर्सेस वहाँ पे बॉर्डर पर लगा रखे हैं। दोस्तों ये सब साइंस को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा जब कोविड आया था, तो कोविड आया था जनवरी में, न्यूज़ आ गई थी जनवरी में, लेकिन मार्केट जनवरी और फरवरी तक नहीं गिरा। जब लोगों को लगने लगा कि कोविड की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो प्रॉब्लम है वो चाइना की ही है, जब लोगों ने विश्वास कर लिया कि ये तो होता रहता है, इससे कुछ इकोनॉमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मार्केट ने सबको
हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो जब भी कोई न्यूज़ आती है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं आता। मार्केट उसको डिस्काउंट करके लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा। वो आपकी साइकोलॉजी से खेलता है। और मैं आपको बताऊंगा मार्केट का 90% गेम साइकोलॉजी का ही है। जब आप ये मानने लग जाओगे कि इस न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तभी अचानक उस न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको मार्केट पे दिखेगा। कोविड का इम्पैक्ट, कोविड की न्यूज़ फरवरी 25 को नहीं आई थी। कोविड की न्यूज़ नए साल पे जनवरी में आ गई थी, लेकिन कोविड का इम्पैक्ट मार्केट पे फरवरी एंड और मार्च में आया। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी डेवलपमेंट को इग्नोर मत कीजिए। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन यूएस, ईरान एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया, चाइना, यू शुड नॉट, मस्ट नॉट इग्नोर। इसके अलावा दोस्तों आपको ये जानकारी मैं देना चाहूँगा जो मैंने सुब्रमण्यम स्वामी के एक इंटरव्यू में सुनी कि पिछले 9 महीने में जो भी इंडियन इकोनॉमी में जितना भी इन्वेस्टमेंट आया है एफआईएस का, उसका मेजर चंक एक छोटे से आइलैंड से आया है और वो सारा पैसा पीआई नोट के थ्रू आया है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, जो कि बीजेपी के ही नेता है और वो काफ़ी ब्लंट है फैक्ट्स को रखने में। उनका ये कहना है कि ये सारा पैसा इलीगल मनी है जो रूटों के पीआई नोट के थ्रू इंडिया की इकोनॉमी में आया है। और ये पीआई नोट के थ्रू जब आया है तो ये कभी भी निकल भी सकता है। और बजट में अगर पीआई नोट पे कोई भी अनाउंसमेंट आ गया तो वो काफ़ी कुछ हार्म कर सकता है इक्विटीज़ को दोस्तों। तो थोड़ा केयरफुल रहिए इक्विटीज़ में, ऐसा मुझे मानना है। इसके अलावा सर दोस्तों जीडीपी का आपको एक्चुअल में पता है कि जीडीपी ख़राब है। ऑब्वियसली जीडीपी 10% डाउन होने वाला है इस साल का। तो अगर आप देखेंगे कि पहले हमारा जीडीपी 100 था, तो अगर उसमें से 10 रुपये घट गए तो अभी हमारा जीडीपी बन गया 90। तो होगा क्या दोस्तों, जब अगली बार हमारे जीडीपी के नंबर्स आएंगे, जीडीपी के नंबर फॉर 21 to 22, जब वो जीडीपी के नंबर्स आएंगे तो उनका बेस होगा बहुत लो। लाइक जीडीपी जो फर्स्ट क्वार्टर की थी वो हमारी आई थी -25% नियर टू, यानी कि जो पहले जीडीपी 100 थी वो हमारे Q1 में घट के हो गई थी 75। अभी हमारे पास 75 का बेस है। इस बेस पे अगर हमने 10% की भी इंक्रीमेंट की, 10 रुपये, जो नॉर्मली हम अगर 100 पे करते तो वो बनता 10%, लेकिन अब अगर वही हम इंक्रीमेंट करेंगे 7.5 पे तो वो बन जाएगा ज़्यादा, वो बन जाएगी 13% ग्रोथ। सो व्हाट विल हैपन कि जब Q1 के रिजल्ट आने लगे, Q1 की जीडीपी आएगी फॉर 21-22, तब वो फिगर्स बहुत इम्पोर्टेंट आएंगे, लेकिन वो क्वान्टिटीज और वो फिगर्स आएंगे जुलाई अगस्त के आसपास। तो मुझे लगता है कि जनवरी से जुलाई अगस्त के बीच में मार्केट एक सीरियस करेक्शन देगा टू गेट एट पार विद द रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में रिडक्शन आया है, उसको मार्केट को कभी ना कभी तो फैक्टर इन करना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नई जो तेज़ी बनाएगा वो बनाएगा एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद, और ये करेक्शन काफ़ी स्टीप, काफ़ी डीप हो सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लीजिए, ये मेरा व्यू है, आप इससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको टाइमली अलर्ट कर दूँ। और दोस्तों इसके अलावा भी कुछ अननोन फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन 38 के पी पे ना मैं आपको एडवाइस करूँगा और ना मैं किसी और को कहूँगा कि अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है तो प्लीज़ बेटर टू स्विट ऑन कैश, और उसको आप एफडी करवाइए या फिक्स इनकम में डालिए। अगर वहाँ पे आप 7-8% भी कमाते हैं तो अगर 14,000 की निफ्टी पे 7% में जोड़ दूँ तो लगभग 15,000 की निफ्टी आ जाती है। तो 7% अगर आप एफडी में कमाते हैं या निफ्टी एक साल में 15,000 हो जाती है तो भी आप इंडेक्स लेवल पे नुकसान में नहीं रहने वाले हैं। अगर कोई शेयर में आपको क्लियर व्यूज़ हैं, फंडामेंटल स्टोरी पता है या तो कुछ टर्न अराउंड हो रहा है, उसमें आप रुके रहिए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ में किया हुआ है तो बेटर कि आप उससे धीमे धीमे करके निकल जाएं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपके जो भी कमेंट्स हों, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे और हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो मैं हूँ आपका अपना दक्ष ट्रेडर और आज आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर विद अस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।